नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में रक्षाबंधन त्योहार से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। राखी के त्योहार को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने एक दिन के लिए व्यापारियों सहित नागरिकों को लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत दी है। 3 अगस्त की सुबह 6 से 10 बजे तक राखी एवं मिठाई की दुकानों को खोलने की अनुमति कलेक्टर ने कड़ी शर्तों के बीच दी है। निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मास्क लगाना सभी को अनिवार्य होगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जिले में पिछले कुछ दिनों से आरटीपीसीआर पद्धति के जरिए कोरोना संदिग्धों का सैंपल नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 जांच की रफ्तार कम हो गई है। निगम क्षेत्र में लगे लॉकडाउन के बीच यह चिंता का विषय बन गया है। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर क्यों आरटीपीसीआर के माध्यम से कोरोना संदिग्धों का सैंपल लेना स्वास्थ्य विभाग ने बंद कर दिया है। सरगुजा जिले में पिछले कुछ दिनों से आरटीपीसीआर के जरिए कोरोना संदिग्धों का सैंपल नहीं लिया जा रहा है। दरअसल कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर किट की किल्लत पूरे प्रदेश में हो गई है। इस कारण रायपुर रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में हो रही आरटीपीसीआर जांच बंद कर दी गई है। सरगुजा संभाग से भी कोरोना सैंपल जांच के लिए रायगढ़ भेजा जाता था। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब में किट उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां के सैंपलों की जांच करने से मना कर दिया गया है। इससे सरगुजा स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। वहीं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बने वायरोलॉजी लैब में भी किट उपलब्धता नहीं होने के कारण जांच शुरू नहीं हो सकी है। विकल्प के रूप में एंटीजन किट व ट्रूनॉट मशीन से सैंपलों की जांच की जा रही है। शनिवार को एंटीजन किट से 300 व ट्रूनॉट मशीन से 40 सैंपलों की जांच की गई है। इससे पूर्व आरटीपीसीआर व ट्रूनॉट मशीन से कुल 600 से ज्यादा जांच होती थी। जिला स्वास्थ्य विभाग ने 4-5 दिनों में किट आने की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि सरगुजा में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज्यादा से ज्यादा सैंपलों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों से रायगढ़ में जांच नहीं होने से सरगुजा में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। हालांकि विकल्प के रूप में एंटीजन किट व ट्रूनॉट मशीन से सैंपलों की जांच की जा रही है। आरटीपीसीआर किट आते ही अंबिकापुर के वायरोलॉजी लैब में जांच शुरू हो जाएगी। सरगुजा जिले में जुलाई के महीने में हुई खंड वर्षा ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। इस वर्ष जुलाई के महीने में पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। दरअसल पिछले 50 वर्षों की तुलना में इस वर्ष सबसे न्यूनतम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून द्रोणिका सामान्य स्थिति में नहीं है, जिस वजह से अभी भी अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं दिख रही है। सरगुजा जिले में पिछले 50 वर्षों में यह पहली बार हुआ है कि सबसे न्यूनतम बारिश इस वर्ष जुलाई के महीने में हुई है। जुलाई महीने में सबसे कम बारिश होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जुलाई के महीने में हुई बारिश पिछले 50 वर्षों के इतिहास में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। इस वर्ष जुलाई में मात्र 146.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो कि जुलाई माह में न्यूनतम वर्षा होने के रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो गई। इसके पीछे की वजह यह रही कि मानसून द्रोणिका अपने सामान्य स्थिति से ऊपर बनी रही। इस वजह से इस वर्ष जुलाई में पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया और खंड वर्षा हुई। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून द्रोणिका अभी भी अपने सामान्य स्थिति में नहीं है, जिसके चलते वर्तमान की स्थिति में अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं दिख रही है। इस साल मानसून जो था वो अपने निर्धारित समय पे आया, बल्कि उसके 1-2 दिन पहले ही आ गया था। तो जून में अच्छी वर्षा हुई, लेकिन जुलाई के महीने में लगातार मानसून ब्रेक होता रहा। जो मानसून द्रोणिका होती है वो अपने सामान्य स्थिति से लगातार ऊपर बनी रही। अभी भी उसका जो पश्चिमी छोर है वो तो सामान्य के नज़दीक है, लेकिन जो पूर्वी छोर है वो सामान्य से उत्तर की ओर खिसका हुआ है। तो मानसून द्रोणिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है मानसून वर्षा में मध्य भारत में और उत्तर भारत में। तो जब तक वो मानसून द्रोणिका अपने सामान्य स्थिति की ओर नहीं आती है तब तक अच्छी वर्षा की संभावना अभी नहीं है। लेकिन पिछले 50 वर्ष के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो इस साल अंबिकापुर में जुलाई के महीने में सबसे कम वर्षा हुई है और ये आंकड़ा 146.1 मिलीमीटर है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है, लेकिन इन मॉनसूनी हवाओं के छत्तीसगढ़ के ऊपर से हिमालय के तराई क्षेत्र की ओर गुजर जाने के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ में वर्षा में ब्रेक लग गया है। वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि पिछले कई वर्षों में जुलाई के महीने में बारिश काफी कम हुई है, लेकिन अगस्त के महीने में वर्षा उतनी ही अच्छी होती है। इस वर्ष भी वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अगस्त माह में अच्छी वर्षा होगी। जुलाई महीने में हुई खंड वर्षा की भरपाई अगस्त के महीने में हो सकेगी। जो भी अभी विक्षोभ बन रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में जो भी विक्षोभ बन रहे हैं, वो विक्षोभ लगातार ऊपर से जा रहे हैं। ऊपर से कहने जाने का मतलब है कि वो हिमालय की तराई वाले क्षेत्र या उत्तर भारत
और बिहार झारखंड के ऊपर उत्तर प्रदेश होते हुए आगे निकल जा रहे हैं, तो उसका असर मध्य भारत में कम पड़ रहा है, इसलिए वर्षा यहाँ कम हुई है और संभावना है कि आगे वर्षा हो। कई बार ऐसा हुआ है कि जुलाई के महीने में वर्षा कम हुई है, लेकिन अगस्त के महीने में जाकर के वर्षा अच्छी हो गई है। तो अभी भी संभावना है, अभी पूरी संभावना है कि अगस्त के महीने में भी वर्षा अभी होगी और संभावना है कि जो कम वर्षा हुई है वो भरपाई हो जाएगा उसका। वहीं पिछले वर्ष देखने को मिला कि मॉनसून के जाने के बाद भी ठंड और गर्मी के मौसम में काफी वर्षा हुई, मानो ऐसा लगा कि मॉनसून जाने का नाम ही नहीं ले रहा हो। लेकिन जैसे ही इस वर्ष मॉनसून ने दस्तक दी, फिर से खंड वर्षा शुरू हो गई। पिछले वर्ष बेमौसम बारिश के पीछे की वजह मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि मई के महीने में मॉनसून के पवन सक्रिय होते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं और 4 महीने तक भारतीय भूभाग पर बने रहते हैं। इसके बाद अक्टूबर के महीने में मॉनसून के वापस लौटने का क्रम शुरू होता है, जिस वजह से मेडिटेरेनियन सागर, मृत सागर या रेड सी की तरफ से हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि मॉनसून के जाने के बाद भी पिछले वर्ष बेमौसम बारिश हुई। मानसून की गतिविधि होती है, तो मानसून के जो पवन होते हैं, हवाएं जो होती हैं, वो जून के महीने, मई के महीने में या जून के महीने में सक्रिय होते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं और लगभग 4 महीने तक भारतीय भूभाग पर रहते हैं। उसके बाद मानसून के लौटने का क्रम जारी होता है और मानसून अक्टूबर के महीने में लौटना प्रारंभ कर देता है। जब मानसून लौटता है उस समय में फिर मेडिटेरेनियन सी, मृत सागर या रेड सी के तरफ से हवाएं आनी शुरू हो जाती है, जिनको हम पछुआ विक्षोभ कहते हैं। तो उस समय महीने में लगभग औसतन 2 से 3 पछुआ विक्षोभ आते ही हैं और उन पछुआ विक्षोभों के कारण फिर मानसून के बाद वर्षा होती है। बहरहाल यदि अगस्त के महीने में भी जुलाई की तरह खंड वर्षा की स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में किसान सहित आम लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। अंबिकापुर निगम क्षेत्र में लगे कड़े लॉकडाउन के बीच भी कई ऐसे व्यापारी हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्हें न तो कोविड-19 के संक्रमण का भय है और न ही प्रशासन का खौफ। जबकि कलेक्टर द्वारा गठित निगरानी टीम जुर्माना वसूल रही है, वहीं कईयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। बावजूद इसके रविवार के दिन स्कूल रोड स्थित कई कपड़ा व्यापारी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते दिखे। प्रशासन ने कपड़ा दुकान खोलने पर बैन लगाया है, लेकिन कपड़ा व्यापारी शटर खोलकर पहले ग्राहकों को दुकान के अंदर बुलाते हैं, इसके बाद दुकान का शटर बंद कर उन्हें कपड़े बेचते हैं। दुकान के बाहर एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रशासन और पुलिस पर नजर रखता है ताकि उनके दुकानों में छापा न पड़ जाए। आवाज न्यूज के कैमरे में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कपड़ा दुकान संचालक कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं अब आवाज न्यूज के द्वारा निगम आयुक्त को वीडियो उपलब्ध कराए जाने के बाद उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कपड़ा दुकान संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। इसके बारे में वीडियो जो प्राप्त हुए है अभी मीडिया के माध्यम से और अन्य सूत्रों से, और इस पे हम अभी गए भी थे वहाँ पास, तो उस समय तत्कालिक स्थिति में तो कोई नहीं था वहाँ पास, लेकिन हम वीडियो के आधार पर ही हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। प्राथमिक रूप से हम अभी उसमें जुर्माना कर रहे हैं और यदि उसके बाद भी नहीं मानते हैं लोग तो हम उसके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई करेंगे। अंबिकापुर शहर में रविवार की दोपहर 3 और कोविड-19 से संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर निवासी संक्रमित मरीज ग्राम खोपा में शिक्षक हैं। बीते कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। रविवार को जब उसने कोविड-19 की जांच कराई तो वह संक्रमित निकला। इसके बाद उसे इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घुटरापारा और मणिपुर से एक मरीज की पुष्टि हुई है। इसके अलावा रविवार को कोरोना से संक्रमित 6 मरीजों को सरकार की गाइडलाइन के तहत अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। साई हॉस्टल में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल से 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन के तहत 10 दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। हाँ, ये हमारे लिए काफ़ी हर्ष की बात है कि आज 2 जुलाई को हमारे जो टोटल आज तक कुल 6 मरीज यहाँ भर्ती हुए हैं, उनमें से 4 आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। पहले बार डिस्चार्ज प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, और इन्हीं की एक रिश्तेदार है जो जिला अस्पताल में है, वो भी आज डिस्चार्ज होंगे। इसका जो पूरा जो मतलब बेस था इसको सेटल करने का, तो जो हमारे डीएसओ सर, हमारे सीएमओ सर हैं और हमारे डीपीएम सर हैं, उन्होंने उसी आधार पे बनाया जिस आधार पे एक आइसोलेशन सेंटर निर्मित होता है। भले ही हमें दिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बाद इसका पूरा जो डेवलपमेंट है अंदर का वो उसी बेस पे हुआ था जिस बेस पे आइसोलेशन सेंटर का या कोविड केयर का निर्माण होना चाहिए। जैसे कि आने के देखेंगे आप अभी भी वो रास्ता जो है वो आने का वो पृथक है, अंदर से जाने का। और देखिए आप देखेंगे मरीज़ यहाँ से आए हैं, जबकि अंदर हम लोग यहाँ चले जाते हैं, तो ये पृथक रास्ते हैं, अंदर ही पूरा आइसोलेशन है, कैमरेज हैं, स्पीकर्स हैं, सब हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्तीपारा स्थित एक व्यक्ति का रविवार सुबह तालाब में तैरता शव मिला। शव मिलने की वजह से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस की टीम ने जांच में पाया कि 37 वर्षीय युवक रायपुर का निवासी है। लॉकडाउन लगने के बाद से वह अंबिकापुर आकर अपने रिश्तेदार के घर रह रहा था। मृतक की पहचान प्रकाश राजपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से युवक का कपड़ा बरामद किया है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वह तैरना नहीं जानता था। फिलहाल युवक तालाब में कैसे डूबा इसका अब तक पता नहीं चल सका है। कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। आज कंट्रोल रूम में वहाँ के स्थानीय लोग जो सत्तीपारा में रहते हैं वो फ़ोन करके बताए कि एक आदमी वहाँ डूब रहा था, उसको बाहर निकाले हैं, मृत अवस्था में है। इसकी सूचना थाना प्रभारी महोदय से मिलने पर मौके पे गया। मौके पर व्यक्ति बाहर था जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। काफ़ी देर में करीब 1 घंटे की मशक्क़त के बाद उसके परिजन की पहचान हो गई और उसका नाम प्रकाश राजपाल उर्फ बंटी बताया गया, जो गांधीनगर थाने के पीछे उसके भाई लोग वहाँ पर रहते हैं। उन लोग भी मौके पे आ गए और उस पर संजय यादव नामक लड़का डूबते देखते हुए सिर का बाल दिख रहा था, ऐसा बता रहा था। उस समय उसने उसको बाहर निकाला है। बाहर निकालते तक मृत हो गया था। वहाँ पर उसका कपड़ा, अपना कपड़ा खोल के अंडरवियर में अंदर गया पानी में। लोग ऐसा बता रहे थे उनके परिजन की ये तैरना नहीं जानता था। मौके पे फॉरेंसिक के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं कुजूर सर, वो भी आए हुए थे और उन्होंने भी घटनास्थल को देखा। उसके बाद उसका पंचनामा कार्रवाई किया गया। मृतक का 100 PM हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। कोतवाली पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक युवक को 35 नग कोरेक्स कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस कोविड-19 और माइनर एक्ट की कार्यवाही के लिए लुचकी घाट में पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान लुंड्रा के ग्राम डांडगांव निवासी विजय गुप्ता काली मंदिर के पास पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस के जवानों ने युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो युवक संदिग्ध प्रतीत हुआ। जब युवक की तलाशी ली गई तो युवक के पास से 35 नग कोरेक्स कफ सिरप बरामद हुआ। साथ ही युवक के पास से बरामद कोरेक्स कफ सिरप संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। आपको बता दें कि आरोपी युवक को साल 2012 में ब्राउन शुगर बेचने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ा था। 5 साल जेल में रहने के बाद आरोपी युवक 2017 में जेल से रिहा हो गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 21C NDPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सचिव संघ के पदाधिकारियों ने पंचायत सचिवों के नियमितीकरण करने की मांग प्रदेश सरकार से की है। प्रदेश के 56 विधायकों ने पंचायत सचिवों के नियमितीकरण को लेकर सहमति भी जताई है। प्रदेश की सरकार शिक्षा कर्मियों के संविलियन को लेकर शिक्षकों के पक्ष में नजर आई, लेकिन 10,000 से अधिक पंचायत सचिवों के नियमितीकरण को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। वहीं आज सचिव संघ के प्रदेश महामंत्री और जिला अध्यक्ष सहित सचिव संघ के सभी पदाधिकारी नियमितीकरण को लेकर अंबिकापुर जनपद पंचायत में मौजूद रहे। इधर सचिव संघ के अध्यक्ष ने बताया कि पंचायतों में पदस्थ सचिव कोरोना वैश्विक महामारी में शासन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए पंचायतों की जनता को महामारी से बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि शासन द्वारा 500 रुपए मासिक मानदेय पर शिक्षा कर्मी एवं पंचायत कर्मियों की भर्ती ग्राम पंचायत से आरंभ करवाया गया था, उसके अनुरूप शिक्षा कर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण होने पर संविलियन करते हुए समस्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लेकिन इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले पंचायत सचिवों का नियमितीकरण आज तक नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सरकार से सचिव संघ के पंचायत सचिवों का नियमितीकरण करने की मांग की गई है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर सचिव संघ ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि प्रदेश में 56 से अधिक विधायकों ने पंचायत
पंचायत सचिवों के नियमितीकरण पर सहमति भी दे दी है। मांग तो हमारी बहुत पुरानी है सर, लेकिन हम लोग मुख्य मांग है कि 2 साल जिसकी सेवा अवधि पूरी हो चुकी है सफलतापूर्वक, उनको हमारे विभाग में नियमित किया जाए। और जो जितना पुराना व्यक्ति है, जैसे 25 साल अक्टूबर आने वाला समय हमारा 25 साल हो जाएगा हमारे सीनियर साथियों को, तो अभी तक हमको नियमित नहीं किया गया है। तो हम शासन से मांग कर रहे हैं कि हमको नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। मैं तो अभी 2010 से नियुक्त हुआ हूं, लेकिन हमारे साथी लोग 1995 से पंचायत सचिव में कार्यरत हैं, जिनकी पूरी मांगे हैं कि जो हमारे 2 वर्ष पूरा कर चुके हमारे साथी, उनको नियमित किया जाए और सीनियरिटी और जूनियरिटी के हिसाब से सभी को वेतनमान लागू किया जाए। बलरामपुर में कोरोना महामारी के बाद डायरिया की दस्तक ने जिले में नागरिकों और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। जिले में डायरिया के फैलने से पहली मौत हो चुकी है, साथ ही 4 अन्य लोग भी डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां कोरोना महामारी ने क्षेत्र में दहशत फैला रखा है, वहीं अब डायरिया ने भी अपनी दस्तक दे दी है। डायरिया से वाड्रफ नगर विकास खंड के ग्राम सरना में पहली मौत हुई है, साथ ही 4 अन्य लोग अभी भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों की माने तो इनमें से सभी लोग ढोड़ी का गंदा पानी पीते आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ढोड़ी में ब्लीचिंग पाउडर डलवाया गया है, फिर भी इस बीमारी का फैलना बेहद चिंताजनक है। बीते वर्ष वाड्रफ नगर के ही ग्राम गौना में डायरिया के प्रकोप ने लोगों को अपनी चपेट में लिया था। डायरिया के प्रकोप को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई थी। स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना और उसके बाद अब डायरिया बनकर आ रही है। वहीं लोग अब कोरोना के डर से अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, जिस वजह से अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। इस मामले पर एसडीएम वाड्रफ नगर का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डायरिया से ग्रसित सभी मरीजों का इलाज जारी है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के ऊपर अपना ध्यान दे रही है। वहीं स्वास्थ्य अमले को भी मुस्तैद कर दिया गया है। आज सुबेरे मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली कि कल रात को 2 बजे लगभग बासदेव करके एक व्यक्ति है वहाँ पे 48 वर्ष के, जिनका देहांत हो गया। ठीक है, बताया गया कि वो ढोड़ी का पानी पीते थे। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से जब मेरा बातचीत हुआ और ग्रामीणों से भी जब बातचीत हुआ तो बताया गया था कि वहाँ पे पहले से ब्लीचिंग कराया गया है, क्लोरिनेशन हुआ है उस कुएं का। ठीक है, उसके बाद भी मैं पीएचई से जब बात किया तो मुझे ये बताया गया कि वहाँ पे जितने भी हैंड पंप्स हैं सबका क्लोरिनेशन हो चुका है। ठीक है, और इस बात को ग्रामीणों ने भी वहाँ पे मुझे बताया कि इस बात को छुपाया गया कि वो बीमार हैं। ठीक है, और वर्तमान में टोटल वहाँ पे 5 लोग बीमार थे, इसमें से एक का देहांत हो चुका है और अभी 4 लोगों का सुबेरे आज ड्रिप लगाया गया और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।